नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 अप्रैल सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। लगातार बदलाव के बाद अब सामान्य स्थिति में पहुंचा हरियाणा का मौसम। गेहूं कटाई कार्य पकड़ेगा अब जोर। हरियाणा में बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगा मुआवजा। इस तारीख तक पोर्टल पर करें आवेदन। हरियाणा में महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत छठी किस्त का मिला तोहफा। इसके अलावा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता यानी बुढ़ापा पेंशन हुई जारी। हरियाणा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति व्यवस्था होगी मजबूत। इन जगहों पर बनेंगे नए पावर हाउस। 11 साल बाद जेल से बाहर आया रामपाल मुस्कुराते हुए निकला। सोनीपत के सतलोक आश्रम पहुंचा। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दौरा। हुड्डा बोले, किसान कोई अपराधी नहीं, फालतू के अड़ंगे हटाए सरकार। मई के अंतिम हफ्ते में हरियाणा एस्टेट होने की संभावना। 9 महीने से परीक्षार्थी कर रहे हैं इंतजार। टोल प्लाजा पर नकद भुगतान प्रक्रिया अब बंद हुई। फास्टैग एकमात्र विकल्प बचा। यूपीआई से लगेंगे ज्यादा पैसे। चंडीगढ़ में अंबेडकर जयंती पर छुट्टी घोषित। 14 अप्रैल को स्कूल, कॉलेज व सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। प्रशासन ने जारी किया ऑर्डर। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन। लागू हो चुकी हैं नई दरें। हांसी से वाया तोसाम होते हुए खाटू श्याम के लिए शुरू हुई सीधी बस सेवा। जानेंगे किराया और टाइम टेबल। गुरुग्राम में मरीजों को मिलेगी राहत। सिविल अस्पताल में 1 घंटा पहले शुरू होगी ओपीडी। चंद्रमा का चक्कर लगाकर लौट रहे 4 अंतरिक्ष यात्री। आज सुबह 5:37 पर होने जा रही है लैंडिंग। और ईरान बोला, लेबनान में सीज फायर से पहले अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। ट्रंप बोले, डील नहीं हुई तो फिर हमला करेंगे। ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि ने मौसम में ठंडक घोल दी है। अब पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकलने के बाद आसमान साफ होने लगा है। तापमान में उतार चढ़ाव अभी जारी है। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलते सुबह और रात के समय मीठी गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन में तपिश बढ़ने लगी है। बारिश के बाद हरियाणा में दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान गुरुग्राम में रहा, जो कि 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश और ओले गिरने के बाद आसमान साफ और ठंडी हवाओं के कारण रातें ठंडी लगने लगी है, जिससे लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार राज्य में अब 14 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने के आसार जताए गए हैं। देश भर में वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। यदि आप भी अपने निजी वाहन से सफर करते हैं तो एक बार टोल प्लाजा की इस खबर पर ध्यान दें, अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि 10 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स का भुगतान अब नकदी से करने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बताया कि अब देश भर के नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स भुगतान नगद पैसों से नहीं होगा और यूपीआई से भुगतान ही एकमात्र अब विकल्प बचेगा। हालांकि इस प्रक्रिया से भुगतान करने पर ज्यादा टोल टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। यदि कोई वाहन फास्टैग के बिना टोल प्लाजा में एंट्री करता है तो वह यूपीआई के जरिए टोल टैक्स का भुगतान कर सकता है, लेकिन उसे टोल टैक्स का 1.25 गुना भुगतान करना पड़ेगा। इस कदम का उद्देश्य नेशनल हाईवे पर यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाना है। हरियाणा में किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें कि हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले सहित कई अन्य जिलों में गेहूं की फसल में नुकसान पहुंचा है। कई गांव में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। ऐसे में प्रभावित किसानों को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बारिश से खराब फसलों का मुआवजा जल्द किसानों को दिया जाएगा। हरियाणा के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि ने रबी सीजन की फसलों में भारी नुकसान पहुँचाने का काम किया है, जिसके बाद किसानों ने सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरसा, हिसार और फतेहाबाद के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है और कुरुक्षेत्र के लिए भी पोर्टल जल्द एक्टिव हो जाएगा। साथ ही उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि नुकसान की भरपाई की जाएगी और नुकसान के हिसाब से किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। जिन किसानों ने फसल बीमा नहीं करवा रखा है उनको ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही मुआवजा मिलेगा। सभी किसान अपने गाँव या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं और फसल प्रभावित नुकसान की फोटो सहित अपलोड करवाएं। इसके बाद विभाग की टीम सर्वे करेगी। किसान 15 अप्रैल तक अपनी फसलों के नुकसान का विवरण क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राशि का वितरण किया। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभ प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा जिन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ वितरित किए गए हैं उनमें मुख्य रूप से लाडो लक्ष्मी योजना भी शामिल है। इसके अलावा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता यानी बुढ़ापा पेंशन, ये 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को मासिक पेंशन दी जाती है। विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन यानी पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सहायता राशि दी जाती है। दिव्यांग पेंशन यानी 60% या फिर उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता यानी ऐसे परिवारों को जिनमें केवल बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, आर्थिक सहायता दी जाती है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35.55 लाख लाभार्थियों को 1144.55 करोड़ रुपए की लाभ राशि वितरित की। वहीं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त के रूप में 9.68 लाख महिला लाभार्थियों को 203 करोड़ 28 लाख रुपए की धनराशि वितरित की। अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर उपलब्धता योजना के तहत 645 किसानों के बैंक खातों में 19 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी है। हरियाणा सरकार ने राज्य में बिजली आपूर्ति को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि सरकार ने सभी जिलों में नए पावर हाउस बनाने का फैसला लिया है। इससे बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय और निर्बाध बनाने में मदद मिलेगी। इसके तहत गुरुग्राम के 3 और फरीदाबाद के 33 केवी क्षमता वाले 2 सब स्टेशनों के लिए सरकार ने बजट को मंजूरी प्रदान कर दी है। योजना के अनुसार गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों पर विशेष ध्यान दिया गया है। गुरुग्राम में पटौदी के दौलताबाद, जसाद और शिवाड़ी में जल्द ही नए पावर हाउस बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इन तीनों के निर्माण के लिए सरकार ने 24 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। तो वहीं फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले पावर हाउस के लिए 16 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। अन्य जिलों के लिए भी सरकार ने बिजली विभाग से सब स्टेशन बनाने के लिए जगह का चुनाव करने और प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। यह कदम सरकार द्वारा औद्योगिक और रिहायशी क्षेत्र में बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए उठाया गया है। हरियाणा के रेशनलाइजेशन कमीशन यानी युक्तिकरण आयोग की तरफ से मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के पुनर्गठन एवं युक्तिकरण से संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है। इस 27वीं रिपोर्ट में हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग के ढांचे में बदलाव करते हुए उसके पुनर्गठन की सिफारिश की गई है। कमीशन ने राज्य सरकार को कर्मचारी चयन आयोग में गोपनीय शाखा, भर्ती शाखा, स्क्रूटनी शाखा, परीक्षा शाखा व प्रशिक्षण एवं विविध शाखा बनाने के सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, तेज और कुशल बन पाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक अहम संस्था है जो राज्य में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियों की प्रोसेस को पूरा करती है। राज्य सरकार के करीबन 85 से 90% पद ग्रुप सी व ग्रुप डी की भर्तियों के होते हैं, जिन्हें कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पूरा किया जाता है। हरियाणा सरकार की तरफ से श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया गया है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएंगी। नई दरों के अनुसार अब अकुशल श्रमिक को अब लगभग 15,220 रुपए महीना यानी 585 रुपए रोज के मिलेंगे। अर्ध कुशल को 16,780 रुपए महीना यानी 645 रुपए रोज के तय किए गए हैं। कुशल श्रमिकों का वेतन 18,500 रुपए महीना यानी 711 रुपए रोज के तय किया गया है। इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। सबसे ज्यादा लाभ उच्च कुशल कर्मियों को होगा। उन्हें अब 19,425 रुपए महीना यानी 747 रुपए रोज के दिए जाएंगे। ये दरें सभी प्रकार के कार्यों और संस्थानों पर लागू होंगी। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि पुरुष और महिला कामगारों को समान रूप से काम के लिए समान वेतन मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी ठेकेदार के जरिए काम करता है तो उसके वेतन की जिम्मेदारी मुख्य मालिक की भी होगी। किसी भी कर्मचारी से निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम पर काम नहीं करवाया जाएगा। ट्रेनी को भी कम से कम 75% वेतन देना अनिवार्य है। वेतन की गणना हर रोज 26 दिनों के हिसाब से की जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लोगों के लिए नई अपडेट सामने आई है। बता दें कि यहां नागरिक अस्पताल में OPD यानी आउट पेशेंट विभाग के समय में बदलाव किया गया है। यह नया बदलाव 16 अप्रैल से लागू होगा, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। यह बदलाव मौसम और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब अस्पताल में सुबह की OPD पहले से जल्दी शुरू होगी, यानी सुबह की OPD समय अब 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की रहेगी। पहले की तुलना में OPD को अब 1 घंटा पहले शुरू किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में गर्मी में अधिकतम मरीजों को बेहतर इलाज मिल पाए। अस्पताल में शाम की OPD के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी शाम की OPD पहले की तरह ही शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जारी रहेगी। मौसम के अनुसार समय परिवर्तन से मरीजों को अधिक सुविधा मिलेगी। यह बदलाव आने वाले 6 महीनों तक लागू होगा। इस बदलाव से भीड़ नियंत्रित होगी और मरीजों को जल्द उपचार उपलब्ध होगा।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की तरफ से अब मई के लास्ट हफ्ते में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट 15 मई तक घोषित किए जा सकते हैं। वर्तमान में कॉपी जांचने का काम चल रहा है। जैसे ही ये काम पूरा होगा, बोर्ड द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से जुलाई 2024 में आयोजित HTET परीक्षा में 3,35,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। करीबन 9 महीने बीत चुके हैं जब से परीक्षार्थी HTET परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने साल में HTET की 2 परीक्षाएं संचालन का शेड्यूल निर्धारित किया था, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं हो सका। बोर्ड यदि मई के अंतिम हफ्ते में HTET कराता है तो नवंबर में फिर से HTET परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 10वीं व 12वीं के नतीजे के बाद मई लास्ट में HTET की संभावना है। हरियाणा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के पीपली अनाज मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों और आढ़तियों से सीधे मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान कुछ किसानों ने गेट पास नहीं कटने और धान की पेमेंट अटकने के आरोप लगाए। हुड्डा ने अधिकारियों से बातचीत करके 2 दिन में पेमेंट करने के निर्देश दिए। इस दौरान हुड्डा भाजपा सरकार पर फसल खरीद के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया। हुड्डा ने आरोप लगाया कि धान और आलू घोटाले के बाद सरकार किसानों पर फसल खरीद में बेवजह की शर्तें लगाकर गेहूं घोटाला करना चाहती है। मीडिया से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि सरकार गेहूं की खरीद करने के बजाय किसानों पर एक के बाद एक अजीबोगरीब शर्तें थोप रही है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, गेट पास, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ट्रैक्टर नंबर की फोटो और गारंटर मांगे जा रहे हैं, जैसे किसान कोई अपराधी हो। किसानों को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। हुड्डा ने पीपली मंडी के आंकड़े भी दिए। उन्होंने बताया कि इस मंडी में तकरीबन 27,000 क्विंटल फसल की आवक हो चुकी है, लेकिन अब तक सिर्फ 630 क्विंटल की ही लिफ्टिंग हुई है। उसकी भी पेमेंट अब तक नहीं आई है। इस पेमेंट के अलावा 95 किसानों का पिछले साल का धान का पैसा भी अभी तक अटका पड़ा है। हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ओलावृष्टि और बारिश से खराब फसल का मुआवजा दिया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विफल है, इससे सिर्फ कंपनी को फायदा होता है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के हाल ही में नए जिला बनाए गए हांसी से खाटू श्याम के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी गई है, जो कि श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात दी गई है। यह बस हांसी बस स्टैंड से दोपहर 12:10 पर रवाना होकर 1 बजे दोपहर को तोसाम, 2 बजे लोहारू, शाम 4 बजे झुंझुनू और 6 बजे सिक्कर पहुँचते हुए रात 7:20 पर खाटू श्याम पहुँचेगी। वापसी में बात करें तो अगले दिन सुबह 5:30 बजे खाटू श्याम से रवाना होकर 6:30 बजे सिक्कर, 8 बजे झुंझुनू, 9:30 बजे लोहारू और 10:30 बजे तोसाम पहुंचते हुए दोपहर के करीब 11:20 पर हांसी बस स्टैंड पर आगमन करेगी। हांसी बस स्टैंड से रोजाना संचालित होने वाली यह बस वाया तोसाम, इसरवाल, पिलानी, झुंझुनू, नवलगढ़, सिक्कर और पलसाना होते हुए खाटू श्याम का सफर तय करेगी। इस बस में हांसी से खाटू श्याम के लिए प्रति व्यक्ति यात्री किराए की बात करें तो 295 रुपए लगेगा। हांसी बस डिपो के एक अधिकारी ने बताया कि खाटू श्याम के लिए सीधे बस सेवा के संचालन से यात्री निजी वाहनों की तुलना में बहुत ही कम खर्च पर सुरक्षित व आरामदायक सफर का लाभ उठा सकेंगे। रेवाड़ी सैनिक स्कूल गोठड़ा की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल है। TGT सोशल साइंस, लोअर डिवीजन क्लर्क, TGT जनरल साइंस और म्यूजिक टीचर के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपए फीस लगेगी, तो वहीं SC व ST के उम्मीदवारों की कोई फीस नहीं लगेगी। उम्मीदवारों को फीस का भुगतान 500 रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के जरिए करना होगा, जो कि रेवाड़ी सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल के पक्ष में देय होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए पर मंथ अलग अलग पोस्ट वाइज के हिसाब से मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की दहलीज को छूकर धरती पर वापस लौट रहे हैं। आज यानी 11 अप्रैल को सुबह 5:37 पर उनका ओरियन कैप्सूल सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन करेगा। ये मिशन 2 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। साल 1972 के बाद यह पहली बार है जब इंसान चंद्रमा के इतने करीब पहुंचा है। आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तक यात्रा करने के किसी भी इंसानी अंतरिक्ष मिशन का रिकॉर्ड भी 6 अप्रैल को तोड़ दिया था। इन्होंने चांद
चांद के अंधेरे हिस्से की फोटोग्राफी भी की है। बता दें कि सुबह 5:03 पर सर्विस मॉड्यूल से अलग होने के बाद यान की हीट शील्ड स्क्रे हो जाएगी। घर्षण की वजह से यान के बाहर का तापमान करीब 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। इस दौरान लगभग 6 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहेगा, यानी धरती से संपर्क टूट जाएगा। ऐसा तापमान के बढ़ने से यान के चारों ओर प्लाज्मा की परत बनने से होगा। वहीं सुबह 5:23 पर जब ओरियन धरती की सतह से 4 लाख फीट ऊपर होगा तब इसकी रफ्तार आवाज की गति से 35 गुना अधिक होगी। इस दौरान 3.9 GS तक का दबाव महसूस हो सकता है। वहीं सुबह 5:23 पर ही यान जब करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर होगा तो ड्रॉग पैराशूट खुलेंगे। ये पैराशूट समुद्र में गिरने से पहले ओरियन की रफ्तार कम करेंगे और उसे स्थिर बनाएंगे। वहीं 5:37 पर सुबह रफ्तार धीमी होकर सिर्फ 32 मील प्रति घंटा रह जाएगी और ओरियन सैन डिएगो के तट के पास प्रशांत महासागर में उतर जाएगा। मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करना था। नासा देखना चाहता था कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने के लिए यह कितना सुरक्षित है। यान अभी चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा, लेकिन भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों के बसने का रास्ता आसान बनाएगा। अगर आप 10 से 15 हजार रुपए के बजट में नया 5G फोन ढूंढ रहे हैं तो यह अपडेट आपके लिए काम की साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे पोको C85X 5G की, जिसे आप 11,000 रुपए में खरीद सकते हैं। फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी बड़ी बैटरी, HD+ डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसर है। साथ ही इसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी है। इस बजट फोन की एक बड़ी खासियत इसकी IP57 रेटिंग है, जो इसे धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रखती है। फोन में यूट्यूब पर 4K HDR का सपोर्ट मिलता है। रोजमर्रा के काम जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मल्टीटास्किंग में कोई लैग नहीं मिलता। इसमें नॉर्मल गेम खेल सकते हैं, लेकिन हैवी गेमिंग के लिए ये फोन नहीं है। साउंड की बात करें तो सिंगल स्पीकर है, लेकिन इसमें 200% तक वॉल्यूम बूस्ट का फीचर भी मिलता है। स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए 2 TB तक बढ़ाया जा सकता है। पावर बैकअप के लिए इसमें 6300 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो आराम से 2 दिन चलती है। यह 15 वाट वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें 7.5 वाट रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी दिया गया है, जिससे आप दूसरे फोन या फिर किसी अन्य डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप ऑफर में इसे 10,000 के आसपास खरीद सकते हैं तो यह आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 919 अंक की तेजी के साथ 77,550 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 275 अंकों की तेजी रही और ये 24,050 के लेवल पर पहुंच गया है। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में खरीदारी अधिक देखने को मिली। इजराइल के लेबनान के साथ बातचीत के लिए सहमत होने से तनाव में कमी आने की उम्मीदें जगी हैं। जब भी युद्ध की आशंका कम होती है तो बाजार में पॉजिटिव सेंटीमेंट लौट आते हैं। वहीं सोना चांदी के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी 3,776 रुपए बढ़कर 2,39,934 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 390 रुपए बढ़कर 1,50,327 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1,37,679 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 17,132 रुपए और चांदी 9,514 रुपए महंगी हो चुकी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।